का नियम। जी हाँ दोस्तों, गॉस का नियम किससे कहते हैं? देखिए ये 3 नंबर का आता है और 5 नंबर के जानते हो कब पूछा जाता है क्वेश्चन, जब आपसे पूछाएगा गॉस का नियम तथा इसका निगमन कीजिए। जब निगमन सहित पूछाएगा तब 5 के नियम का, जब आपसे पूछाएगा सिंपल कि गॉस का नियम लिखिए या परिभाषित कीजिए, जैसे किसे कहते हैं प्रमेय को समझाइए, तो 3 नंबर करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ, ये कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ। तो बोला जा रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, कोई चीज गुजार दिया, ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो ये रहा ई किसका निशान है, किसका सिंबल है? फाई ई वाला जो सिंबल है विद्युत फ्लक्स का है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फिर क्या लिखा है, उस पृष्ठ कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब यहाँ पर जाएगा बराबर लग जाएगा, जैसे कुल का मतलब होता है बराबर। क्या कह रहा है? कुल विद्युत फ्लक्स है ना, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, आवेश मतलब क्यों, और का मतलब क्या होता है? गुणा 1/ε0 गुना होता है, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो क्या हो जाता है? फाई ई बराबर क्यों/ε0। समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है? 2-3 बार आप पढ़िए, गारंटेड है ये याद हो जाएगा। ठीक, देखिए ये 3 नंबर का आता है, इसका नाम क्या है? गॉस का नियम। अगर आपसे पूछाएगा गॉस का नियम तथा निगमन कीजिए तब 5 नंबर में आता है। ध्यान रहे, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, 3 नंबर का आता है। ठीक, गॉस का नियम, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए बात करता हूँ ध्यान दोस्तों, ये नियम के अंतर्गत वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओम के नियम कैसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आंसर भी इसका बहुत आसान है कि आंसर क्या हो जाएगा कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई, माने क्या बोला? ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाला विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो, उससे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, देखिए V क्या हो जाएगा? समानुपाती I की, V समानुपाती I की, जिस समानुपाती निशान हटाओगे तो बराबर में लग जाएगा, और यहाँ क्या क्या जुड़ जाएगा? K। तो V बराबर क्या होता है? KI हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर K नहीं होगा, यहाँ पर आपका R हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? RI। ये रहा ओम का नियम, यानी कि R अगर आप रोक लेते हो I, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। ये रहा ओम का नियम का सूत्र। विभव मापी का सिद्धांत बताइए क्या है? विभव मापी सिद्धांत क्या है? तो इसका नंबर क्या हो जाएगा कि यदि एक समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रभावित की जाए, यदि एक समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रभावित की जाए, तो उस तार की किसी लंबाई पर प्रभावित होने वाला विभव पतन उस तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। विभव मापी सिद्धांत था ये, तो मैंने तो बता दिया कि यदि एक समान परिच्छेद की चालक तार में धारा प्रभावित की जाए, तो उस तार की किसी लंबाई पर प्रभावित होने वाले विभव पतन उस तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये रहा विभव मापी सिद्धांत। तो इस संबंध स्रोत कैसे कहते हैं? ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच का अंतर सदैव नियत रहता है उन्हें हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, कला संबंध स्रोत कैसे कहते हैं? तो सिंपल सा आंसर है, ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच का अंतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का आता है। ठीक, 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन चल रहे हैं आज। क्या इसका आंसर हो जाएगा? किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब रही बात के समझने का, चलिए समझा देता हूँ। क्या लिखे भाई? किसी बंद पृष्ठ से, मैंने क्या, देखिए कोई कैसा पृष्ठ है? बंद है। कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ। तो क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत, ये देखो कैसा लाइन जो मैंने खींचा, कैसी लाइन है? अभिलंबवत। किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को लिखते हैं ई से। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को ई से, मतलब फाई ई, जो पूरा सिंबल लिखा है ना, ये किसका है? विद्युत फ्लक्स करनी है, विद्युत फ्लक्स का है। ठीक, तो बात की जाए सूत्र की, मतलब क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? होता है तो वोल्ट से मीटर इसका मात्रक है। तो चलिए बता, रेखीय घनत्व किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो इसकी आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की वह मात्रा या आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा है
यानी कि मात्रा की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। ये रहा इसकी परिभाषा। फिर से एक बात दे लेते हैं, क्वेश्चन से कैसे पूछाएगा कि आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर आपसे इस लिखना क्या होगा मेरे भाई, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई, क्या लिखा है देखिए, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई आवेश की वह मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं या गामा से, इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा की बात की जाए तो कूलाम प्रति मीटर आ चुका है। रेखीय आवेश घनत्व ये 3 नंबर का आता है। ध्यान रहे, इसे सीरियसली आप लेकर के अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी कर, तो करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा है। और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। चलिए बात, व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य, प्रकाश के व्यतिकरण किसे कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के व्यतिकरण किसे कहते हैं। आंसर की बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी माध्यम में एक ही आकृति या समान आयाम वाली 2 तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्या है कि जब किसी माध्यम में एक ही आकृति एवं समान आयाम वाली 2 तरंगे एक साथ चलती हैं, एक साथ ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ दोस्तों आपको तैयार जरूर कर लेना है। चलिए व्यतिकरण आवश्यक शर्तें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। दोनों स्रोत एक ही दूसरे के निकट होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, दोनों तरंगों के संकीर्ण होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। चौथा नंबर क्या है कि दोनों स्रोत मैंने क्या बोला, चौथा नंबर क्या है कि दोनों स्रोतों की आवर्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं देहली आवर्ती तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। देहली आवर्ती किसे कहते हैं, कार्यफलन से किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए 2 क्वेश्चन इसे एक ही जुड़ गया है, ठीक, मतलब कि इसमें अलग अलग होना चाहिए कि देहली आवर्ती किसे कहते हैं। परिवर्तित कीजिए, एक क्वेश्चन और बना जाता है कार्यफलन से क्या आप समझते हैं, लेकिन हमने दोनों एक ही बता दिया। ये चाहे वो बताओ चाहे इस बताओ, बात है कि ये 3 नंबर का आता है, ठीक। देखिए देहली आवर्ती की आपको हेडिंग डालना होगा, उसके अंदर लिखना है किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, मैंने क्या बोला, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इससे हम V0 से दर्शाते हैं देहली आवृत्ति को, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है भाई 17 नंबर। अब दूसरा हेडिंग क्या डालना है, दूसरा हेडिंग ये डालना है कार्यफलन, ठीक। तो कार्यफलन के अंतर्गत क्या लिखना है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। मतलब किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W0 से दर्शाते हैं। सूत्र की बात की जाए तो क्या हो जाएगा कि W बराबर HV0, मतलब HV0, H न्यू बोलते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारे भाई कार्यफलन वाला। और देहली आवर्ती में चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। मैंने क्या बोला आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का। कभी कभी तो ये 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं बताऊँगा, काफ़ी लॉन्ग भी है लेकिन धैर्य रखिए, एकदम आसान कर दूंगा। कैसा क्या लिखा है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मैंने क्या बोला कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक। अब बात की जाए कि इनके गुण क्या हैं, जैसे कि गुण मैंने बोला है कि इनके गुण लिखिए या इनके गुण भी बताएंगे। तो गुण नंबर क्या हो जाएगा कि एक, ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। दूसरा नंबर क्या है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका तीसरा गुण क्या है कि इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। चौथा नंबर क्या लिखना है कि ये तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। हर गुण आपको कम से कम लिखना पड़ेगा, तब आपको जाके 5 नंबर या फिर 3 नंबर दिया जाएगा।